Hello, welcome to Engineers Point online classes. We will be starting with the first year subject, that is basic electrical engineering. I have divided your subject into some modules. So we will be starting in this lecture with the first topic, that is DC circuit. Okay, so before starting with the DC circuit, अपन बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि डीसी सर्किट क्या होते हैं. ठीक है, वैसे तो बेसिकली सर्किट दो तरह के होते हैं, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट. इन द कमिंग लेक्चर्स यू विल बी नोइंग अबाउट द एसी सर्किट. तो पहले अपन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें लिखा है डीसी सर्किट के बारे में. डीसी सबसे पहले तो अपन एब्रिविएट करते हैं डीसी होता क्या है. डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट. ओके, एंड सर्किट, सर्किट इन अ सिंपल वर्ड सर्किट इज व्हाट, कि मैं यहाँ से कॉलेज गई, फिर कॉलेज से वापस अपने घर आई, तो मैंने क्या करा, अपना एक सर्किट खत्म किया जो मुझे रोज करना होता है. जैसे मैं अपने घर से कॉलेज गई, कॉलेज से वापस आई, दिस इज व्हाट सर्किट इज. वैसे ही क्या होते हैं जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं अपन देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं अपन, ठीक है, इंडक्टर देखते हैं, कैपेसिटर्स देखते हैं, डायोड्स होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे तीन बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर. और इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में. और पहला इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. ठीक है, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट RLC, पहला अपन ने स्टार्ट किया रेजिस्टेंस जिसे अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कैपिटल R होता क्या है. बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को. क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इतना बड़ा बना दिया कंडक्टर. ठीक है, अब ये कंडक्टर है, यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली भागेंगे. ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो. और अपने को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की. ठीक है, तो यहां से अपन इसको देखें. ठीक है, तो अपने को क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, जहां पे ए तो क्या है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है अपनी लेंथ ऑफ कंडक्टर. मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आर का एक फॉर्मूला बना रही हूँ ताकि क्वेश्चंस आए तो अपन उसको इजीली फॉर्मुलेट कर सके. ठीक है, तो आर क्या हो गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा अपने को, उसको अपन बोलते हैं रो. रो क्या होता है, रो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेजिस्टिविटी वो वेरी करती है कंडक्टर टू कंडक्टर. ठीक है, हर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, हर मेटल के लिए, हर कंडक्टर के लिए. तो अब अपन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ भी करेंगे, अपने को यूनिट्स हमेशा सबकी याद होनी चाहिए. सबकी यूनिट्स क्या है, कभी अपन देखते हैं, अपन बोलते हैं अपना एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अपने मार्क्स क्या होते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं आते जितना अपन सोचते हैं. क्यों, पहली तो अपनी जो सिली मिस्टेक होती है वो होती है अपन यूनिट्स मेंशन नहीं करते. तो मैं यहाँ पे यूनिट्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम. ठीक है, ठीक है, तो ओम्स लॉ अपन ने देखा, उसके अंदर अब वहां से अपने को रेजिस्टेंस की यूनिट पता चल गई थी, वो होती है ओम. ठीक है, तो फिर अपन अब क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं. बड़ी आसान यूनिट है. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट, इस फॉर्मूले से अपन यूनिट कैलकुलेट करते हैं. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले तो इसको इधर उधर कर लेते हैं. तो अपना रो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल. ठीक है, अब रो कितना हो गया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. मैं यहां भी लिख देती हूं आप लोगों के लिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मीटर स्क्वायर लिखा अपन ने, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई, एम. इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो अपने को रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या पता चल गई, ओम मीटर. ठीक है, ओम मीटर अपने को यूनिट पता चल गई. अब अपन आते हैं बेसिक चीज पे, वोल्टेज क्या होता है. ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सबसे पहले उसी बात पे जो अपन ने यहां से स्टार्ट करी थी. देखो ये कंडक्टर है,
ठीक है, मैंने बड़ा बना के दिखा दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब ये करंट, पहले अपन करंट भूल जाते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी, मान लो वो एक्सटर्नल फोर्स है ये वोल्टेज V, जिसे अपन V से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, मान लो ये V है, ठीक है। अपने को पता है अपन वोल्टेज को कैसे भी किस किस चीजों से समझाते हैं वोल्टेज को, या तो अपन ऐसे बता सकते हैं वोल्टेज को प्लेट्स के थ्रू, या फिर अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, वैसे ही अपना करंट क्या होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। ये होता है बेसिक वोल्टेज का मतलब, कि वोल्टेज क्या करता है। यदि अपन किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडम इधर उधर भागते रहेंगे, और सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, इसको अपन कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और बाय ओम्स लॉ वोल्टेज का फॉर्मूला अपने को पता है। वोल्टेज क्या होता है, I into R, वेयर I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, V, जिसे अपन V से डिनोट करते हैं। अब आते हैं अपन करंट के ऊपर, ठीक है। यहां से अपने को करंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि जैसे ही कंडक्टर के अंदर अपन ने एक एक्सटर्नल फोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहां से करंट का फॉर्मूला भी कहां से आएगा, ओम्स लॉ से ही अपने पढ़ा है, अपने को पता है, ये हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। करंट V अपॉन R हो गया। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसे अपन A से डिनोट करते हैं। नाउ कमिंग टू दी पावर, अब अपन पावर देखते हैं, पावर होता क्या है, ठीक है। पावर इज व्हाट, पावर आपने कभी कभी सुना होगा कि पावर कंज्यूम भी करते हैं, पावर बाहर डिलीवर भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, सर्किट कैसे काम कर रहा है। सर्किट यदि कंज्यूमिंग पावर रखता है तो वो पावर को कंज्यूम करेगा, यदि सर्किट अपनी डिलीवरिंग पावर रखता है तो सर्किट पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अब अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर, यदि किसी ने मुझे बोल दिया कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, आप मुझे पावर फाइंड आउट करके दिखाओ, तो मुझे उसके लिए पावर की फॉर्मुलेशन आना चाहिए। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं फॉर्मुलेशन पावर की क्या होती है। वही बात ओम्स लॉ से देखें अपन देखें पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, I स्क्वायर R, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस I को ओम्स लॉ से रिप्लेस कर सकते हैं V बाय R से। जब मैं इस I को V बाय R से रिप्लेस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, तो ये एक R से एक R कैंसिल, तो V स्क्वायर बाय R आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अपनी पावर क्या होती है, VI होती है, ठीक है। वैसे अपनी पावर VI भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देखें VI कैसे आएगी, कि मान लो मैं पावर यहाँ पे इस वोल्टेज की जगह पे, अब अपन क्या करते हैं, ओम्स लॉ को I की जगह V की जगह पुट करके अपने पास ये 3 फॉर्मूलेज आ जाते हैं पावर के, और पावर की यूनिट कितनी होती है, वॉट, जिसे अपन डिनोट करते हैं W से, ठीक। अब अपन आते हैं, एक तो अपन ने अभी बात करी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, वो जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसे तो अपन क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो करंट को अपने थ्रू पास होने देता है, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसे अपन कैपिटल G से डिनोट करते हैं। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन भी इतने अच्छे वर्ड्स में लिखी, क्या लिखी है, ये प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अलाउ करता है करंट को फ्लो होने से। इसका मतलब ये तो सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। तो अब अपन देखते हैं, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का क्या है, ऑपोजिट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, G इक्वल टू 1 अपॉन R, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये चीज तो पता चल गई, G कितना होता है, 1 अपॉन R। अब मैं इससे G इक्वल टू 1 अपॉन R से इस G की वैल्यू निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ। रेजिस्टेंस पता है अपने को यहां से कितना होता है, रो L अपॉन A। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रो
L अपॉन A, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया 1 अपॉन रो A बाई L, ये अपना G आ गया, ठीक है। अब देखो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के अपन ने रो हुआ था और इस रो को अपन क्या बोलते थे रेजिस्टिविटी। वैसे ही यहाँ पे अपन इस 1 बाय रो को हटाएंगे और वो सिग्मा आएगा, इस सिग्मा को क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी आ जाती है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी आ जाती है, तो सिग्मा क्या आ गया कंडक्टिविटी। अब अपन ने बात की अपने को सबकी यूनिट्स मालूम होनी चाहिए, तो अब अपन क्या करेंगे कंडक्टेंस की यूनिट निकालेंगे। अब देखो कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन आर, आर की यूनिट क्या होती है ओम। तो वैसे तो कंडक्टेंस देखें वो हो गया ओम इनवर्स, हो गया ना, लेकिन इस ओम इनवर्स को अपन अपनी इलेक्ट्रिकल टर्म में बोलते हैं सीमेंस, जिसे अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपन देखें यदि सीमेंस अपने को पता चल गया क्या होती है, जी की यूनिट अपनी सीमेंस होती है जिसे अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं यहां से यूनिट निकाल सकती हूं अपने इसकी, देखो मैंने इसकी यूनिट निकाल रखी है। तो सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया अपना, अपन यहां पे देखें तो सिंपल वर्ड्स में सिग्मा अपना क्या हो गया जी एल अपॉन ए। जी की यूनिट अभी मैंने आपको बताई क्या होती है सीमेंस, जी की यूनिट होती है सीमेंस, एल की यूनिट क्या होती है मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दिया तो सीमेंस मीटर, सीमेंस पर मीटर। तो कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ गई सीमेंस पर मीटर और कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई सीमेंस। तो अब आज अपन सेकेंड एलिमेंट पढ़ेंगे जिसे अपन बोलते हैं इंडक्टेंस, जिसको अपन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडक्टेंस होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, यदि मैं इसके थ्रू करंट को पास करूँगी तो ये अपने अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है यदि मैंने उसके थ्रू करंट पास किया है तो वो अपने थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी जितना करंट मैंने फ्लो कराया है। ये देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने करंट को पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसके करंट के प्रोपोर्शनल आएगी। तो इसका मतलब अपन ये देखें कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं मैंने कंडक्टर है उसको अच्छे से ऐसे रैप कर दिया तो वो एक कॉइल बन गई, ठीक है। जब जब करंट अपन एक कॉइल के अंदर पास करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी, साथ में कुछ एनर्जी तो उसके अंदर स्टोर हो रही होगी। इस तरह से ऐसे वो कॉइल रैप है तो कुछ एनर्जी तो स्टोर हो रही होगी। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस एल है वो एक तरह का स्टोरिंग एलिमेंट है जो अपने अंदर क्या कर रहा है एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब अपन देखते हैं, अब देखो मैंने ये बात बोली भाई करंट इसके थ्रू फ्लो होएगा, इसके थ्रू जैसे ही करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसके करंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए अपन, ये मैंने कॉइल बना दी, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे करंट को पास किया, ठीक है। अब करंट को पास करेंगे अपन इसके थ्रू तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको मैंने यहाँ पे V से डिनोट किया है, ठीक है। ये जो ईएमएफ V है, ठीक है, वैसे अपन इसको कुछ बुक्स में आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक में उसमें E से भी डिनोट किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे V से डिनोट कर दिया, नो इश्यूज। आप E से भी डिनोट करते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बट फॉर माय सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे इसको V से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो EMF इंड्यूस होगा इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ का। तो मैंने इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला जिसमें मैंने क्या बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज di/dt। और ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलके मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा कैपिटल एल, जिसको मैं क्या बोलती हूँ इंडक्टेंस, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल एल इंडक्टेंस से डिनोट करती हूँ। तो अब देखिए अपन
वो ये ईएमएफ है, ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज ही है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर, ठीक है। तो अपनी इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी हेनरी, क्या यूनिट होगी इसकी अपनी हेनरी, जिससे अपन कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो आ गया, अब मैं वैसे ही यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन निकालूंगी। तो करंट का एक्सप्रेशन निकालना बड़ा आसान सा है, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो डी आई क्या हो जाएगा 1/L V dt, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो L तो कांस्टेंट है, तो 1/L तो क्या आएगा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या लग जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन V dt, अब V की वैल्यू जो भी आए इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी आएगी अपन यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे और अपने को एक केवल एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टेंस। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि अपन ने इंडक्टेंस के बारे में पहले ही बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है कि इंडक्टेंस ऐसा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। ये सब चीज़ें अपन बहुत अच्छे से, अभी तो अपने को इतना ही मालूम होना चाहिए था इस टॉपिक के हिसाब से, तो मैंने आपको इतना सा कवर अप कर दिया है। अब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब चीज़ अपन आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे ट्रांसफॉर्मर करके उसके अंदर में पढ़ेंगे, तो आपका वहाँ पे और ये अच्छे से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ इंडक्टेंस एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अपन ने एक कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड से अपना क्या हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो अपन ने उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, उसका एक्सप्रेशन निकाला फिर अपन ने करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। फॉर नाउ इंडक्टेंस इज ऑल दिस। अपन बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, दैट इज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक पाइप है, एग्जांपल मान लो ये पाइप है, ठीक है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वॉल्व है, ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है क्योंकि वॉल्व ओपन है। मैं जैसे ही वॉल्व को क्लोज करूंगी पानी आना बंद हो जाएगा, जैसे ही ऑन करूंगी वाटर अगेन कम्स फ्लो आउट, जैसे ही बंद करूंगी तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इनलेट आउटलेट मेथड, ये एक काम हो गया इनलेट आउटलेट वाला। अब यदि मैं एक काम करूं कि मैंने यहाँ पे ये पाइप है, बीच में एक स्टोरेज टैंक लगा दिया और फिर उसके बाहर वापस एक पाइप लगा दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ से वॉल्व ओपन की, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा पाइप, मेरा टैंक है, टैंक में पानी स्टोर होता रहेगा और पानी और उस पाइप में से वाटर निकलता रहेगा, ठीक है। फिर अभी तक ये ऑन है, मैंने इसको ऑफ नहीं किया, टैंक में पानी भर रहा है और पाइप से वापस से निकल रहा है। अब मैंने क्या करा, ये वॉल्व को क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी भी पानी कंटिन्यूस निकलेगा, कब तक, जब तक ये जो स्टोरेज टैंक है, ये वाटर टैंक है, ये खाली नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ही खाली हुआ मैंने वापस वॉल्व खोल दिया, फिर वापस से पानी निकलना स्टार्ट हो गया उस पाइप से, आउटलेट पाइप से, फिर मैंने वापस क्लोज कर दिया तो वापस अभी भी पानी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है अभी भी, ठीक है, स्टोरेज टैंक की हेल्प से। इफ एग्जाम्पल मैंने क्या करा, वॉल्व को अब खोला, ठीक है, स्टोरेज टैंक में वाटर स्टोर हो रहा है, पाइप से बाहर निकल रहा है, फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। स्टोरेज टैंक से क्या हो रहा है, अभी भी पानी का कंटिन्यूएशन चल रहा है और जब तक स्टोरेज टैंक का पानी खत्म नहीं हो रहा मैंने वेट नहीं किया, मैंने इसको वापस ऑन कर दिया, तो मेरी अब जो वाटर सप्लाई है वो क्या रही, कंटिन्यूस रही, ऑल्दो मैंने वॉल्व को चालू बंद चालू बंद चालू बंद किया। ये क्यों हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक। वैसे ही क्या है, कैपेसिटर का काम है, यही सेम स्टोरेज है, भाई वाटर है, इसने वाटर को स्टोर किया, वैसे कैपेसिटर क्या करेगा, एक एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। अब एनर्जी को स्टोर करेगा कैपेसिटर, इसीलिए आप देखते होंगे कि कैपेसिटर की इतने इंपॉर्टेंस है, हर जगह पे आप देखेंगे छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर हम कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, बेसिकली कैपेसिटर है एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। और कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ये। इसका मतलब अपन सिंपल सी डेफिनेशन इस कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की क्या कैपेसिटर की क्या डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्जेस, चार्जेस को स्टोर करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं, ये इस तरह से कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है, इसके बीच में ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल बोल लो आप, ठीक है। ये जो डाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी होती है ये पोलराइज हो जाता है, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये पोलराइज हो जाता है, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग हमारी जो ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इन पे क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं,
ठीक है, ऐसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ बैटरी लगा दी, ठीक है, से 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है मेरा, ये क्या होगा, ये जो मटेरियल है पोलराइज हो जाएगा और कैपेसिटर के यहाँ पे इन प्लेटेड के अक्रॉस क्या आ जाएंगे, ये चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी वाटर टैंक का देखा था, अब मैं कैपेसिटर लगा के देखती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया जिसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और जस्ट उसके सामने ही मैंने क्या लगाया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, विदाउट द हेल्प ऑफ द कैपेसिटर, मैं, ये बैटरी है यहाँ पे, ये स्विच है और ये बल्ब है, इस स्विच को ऑन एंड ऑफ करती रहूंगी तो क्या होगा, मेरी जो एलईडी लाइट है वो भी फ्लैश की तरह ऑन ऑफ होती रहेगी। अब जैसे ही मैं क्या करूंगी, उस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा दूंगी तो क्या होगा, सर्किट आया, उसमें से 9 वोल्ट चार्ज निकल रहा है, ठीक है, निकल गया, 9 वोल्ट के वहां से चार्ज निकल रहा है। तो अब क्या होगा, कैपेसिटर भी स्टोर होगा और बल्ब भी क्या होगा, जलेगा। अब जैसे मैं क्या करूंगी, स्विच ऑफ करूंगी तो बैटरी से तो कट आउट हो गया, लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या करेगा, इस अपनी एलईडी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर मैंने वापस इसको ऑन कर दिया, कैपेसिटर को खाली होने से पहले ही, डिस्चार्ज होने से पहले ही मैंने क्या करा, वापस से स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा, आगे वापस एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ कि अनइंटरप्शन पावर सप्लाई हुआ है। मतलब अभी लाइट पहले ब्लिंक हो रही थी, चालू बंद, अब चालू ही रही, कंटिन्यूस सप्लाई रहा। तो बेसिकली कैपेसिटर का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, एट ए टाइम जब सर्किट के अंदर वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और जब पावर सप्लाई अपन काट देते हैं तो वो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है वो उसे क्या कर जाता है, डिस्कार्ड कर देता है, दे देता है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है अपने आप को फिल करने का, अपने आप को एम्प्टी करने का, अपने आप को चार्ज डिस्चार्ज करने का। यदि अपन बात करें इलेक्ट्रिकल टर्म्स में तो कैपेसिटर का काम कितना आसान होता है, चार्ज डिस्चार्ज करना, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ये तो था एक बेसिक कैपेसिटर के बारे में। अब अपन क्या देख सकते हैं, अब अपन ये तो अपन ने थ्योरेटिकल बात बोल ली, ठीक है। अब जो स्टोर चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, मैंने बोला वो अपने ने एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर होती है इन अ फॉर्म ऑफ चार्जेस। वो जो चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज के। किसके प्रोपोर्शनल आते हैं, वोल्टेज के। अब देखो अपन ने अभी पाइप वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब क्या है, अपन बोल सकते हैं वोल्टेज एक तरह का प्रेशर ही है, क्योंकि वोल्टेज भी आप कभी भी देखेंगे हम 2 पॉइंट्स के बीच का मेजर करते हैं, वैसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर भी अपन क्या करते हैं, 2 तरह से मेजर करते हैं। अब ये वाटर टैंक है, वही पाइप वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझाया, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही क्या होगा, मैंने वॉल्व बंद करी या वॉल्व चालू करी तो मैं वो जो 2 पॉइंट्स है पाइप के, यहाँ से प्रेशर गेज की हेल्प से, प्रेशर को मेजर कौन करता है, प्रेशर गेज, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करा, वहां के 2 पॉइंट्स का प्रेशर निकाल के बता दिया। वैसे ही क्या करेंगे जब अपन अपने को कैपेसिटर है, ठीक है, या पूरा एक सर्किट है, उसका वोल्टेज निकालना है तो अपन क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे, उसको वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, या अपने पास बहुत अच्छी बात है मल्टीमीटर जो दोनों ही मेजर कर देता है, करंट को भी और वोल्टेज को भी, वो ले लिया, उसको लगाया और फटाफट वायर्स में से चेक करके हमने बता दिया कि भाई इतना वोल्ट है। तो हमेशा अपन वोल्टेज क्या करते हैं, 2 पॉइंट के बीच के मेजर का, 2 पॉइंट्स के बीच का मेजर करते हैं वोल्टेज। तो अपन ने क्या बोला कि जो स्टोर एनर्जी हुई, ठीक है, इसका मतलब इन अ फॉर्म ऑफ चार्ज, वो किसके प्रोपोर्शनल आया, वोल्टेज के। तो देखो मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टोर चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, अप्लाइड वोल्टेज के सर्किट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाऊंगी तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाऊंगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। अब ये जो कैपिटल C है, अब Q यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब्स, ठीक है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो अपना जो ये है कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड, जिसे अपन कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। माइक्रोफेरेड भी होती है, पिकोफेरेड भी होती है, वो डिपेंड करता है कि अपने क्या यूनिट से क्या अपन ने यूज किया है, पर बेसिकली जो इसकी SI यूनिट है वो होती है फेरेड, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपने को पता चल गया यहाँ से कि भाई कभी भी मुझे किसी ने बोला सपने में भी कि भाई आप मुझे कैपेसिटेंस बताओ, मैंने आपको चार्ज बता दिया, वोल्टेज बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे मैथमेटिकल फॉर्म पता है, Q = CV, मैं यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दूंगी, ठीक है। अब क्या करा, मुझे किसी ने बोला भाई आप तो मुझे करंट बताओ,
करंट फाइंड आउट करके बताओ। तो याद है अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अपन कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर। तो अपन ने कभी ना कभी एक एक्सप्रेशन तो देखा पड़ा है कि I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। ये तो अपन पढ़ते हुए ही आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डी क्यू अपॉन डी टी है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देती हूँ। कर दिया, डी क्यू अपॉन डी टी आ गया। और मुझे पता है कि डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाता है, चार्ज। चार्ज की भाई सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज व्हाट करंट इज। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यही हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और ये आ गया सी डी वी अपॉन डी टी। ये सी डी वी अपॉन डी टी, ये एक्सप्रेशन कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पहले सी को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, वी को कांस्टेंट रखते हैं, तो वी डी सी अपॉन डी टी प्लस, अब सी को कांस्टेंट लगते हैं और लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, सी डी वी टी, ये रहा। और यहां से मुझे करंट का एक्सप्रेशन मिल गया। करंट की यूनिट क्या होती है मैंने आपको बताई थी, याद करो, एम्पियर होती है, ठीक है, जिससे अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब कोई भी मुझसे कभी भी करंट पूछे और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दे और वोल्टेज की वैल्यू दे दे, ठीक है, तो मैं आराम से क्या कर सकती हूँ, अपने करंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या कैपेसिटेंस, इन तीनों वेरिएबल में से कोई से भी 2 वेरिएबल दे दे, तीसरा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे किसी ने बोला भाई आप तो मुझे वोल्टेज निकाल के दिखाओ, ठीक है, बड़ा आसान है। वोल्टेज है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन है, इसको तोड़ना है, अपन क्या कर देते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं वोल्टेज टर्म के लिए, दोनों साइड को। पहले इसको सॉल्व आउट कर दिया मैंने, ठीक है, तो सॉल्व आउट करके क्या आएगा, डीवी 1/c आई डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन को हटा दिया, तो इंटीग्रेट डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/c आई डी टी, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/c आई डी टी प्लस के टू। के टू क्या है, अगेन एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिल गई, वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई। तो अपने को अब बताओ वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो अपने को यहाँ पे वोल्टेज की यूनिट मिल गई, अपने को यहाँ पे कैपेसिटेंस मिल गया, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस अपन ने वोल्टेज की यूनिट भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटेंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी क्या पढ़े, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। कौन कौन से पढ़े थे, 3 पढ़े थे। कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। तो सबसे पहले इन तीनों का ही अपन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जिसे अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस जिसे अपन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस जिसे अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं, रेजिस्टेंस आप सबको पता है, रेजिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। रेजिस्टेंस में एक और आता है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर है इंडक्टर। इंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका एक और तरीका है, ठीक है। ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं इनको अपन बोलते हैं आयरन ओर। क्या बोलते हैं, आयरन ओर। ठीक है। कैपेसिटर, सही बात है। और एक और तरीके से कर सकते हैं,
पोलैरिटीज लगा दी, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये तो 3 चीजें अपन ने पढ़ी है, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इसके सिंबल्स हो गए। अब अपन 2 देखते हैं सोर्सेस के, ठीक है, सोर्सेस के। अब आपने देखा होगा किसी भी सर्किट के अंदर 2 ही सोर्स रहते हैं, कौन कौन से, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, ठीक है। तो अब अपन इन दोनों सोर्सेस की भी देख लेते हैं। वैसे आपने देखे हुए होंगे, आपको ऐसे पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं जैसे ही सिंबल बनाऊंगी आपको अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ ये सोर्स तो हमने देखा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। पहले बना लेते हैं वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यही होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब जो वोल्टेज सोर्स है ये भी 2 टाइप का होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसका सिंबल देखते हैं डीसी का। डीसी वोल्टेज सोर्स इज व्हाट, डीसी वोल्टेज सोर्स इज व्हाट, अनदर नेम फॉर द बैटरी। तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, ऐसे बना सकते हैं, ये तो सबने देखा है ना। और एक और ये भी सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स कैसे होता है, एसी नेम आ गया। एसी मतलब क्या दिमाग में लगता है, साइनोसोडल सा होगा, ठीक है भाई, साइनोसोडल बना देते हैं। लेकिन ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज, तो यहां पे ऐसे पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी और इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं Vs, वोल्टेज सोर्स, इससे डिनोट करते हैं Vs, ठीक है। तो यहां भी लिख देते हैं Vs, यहां भी लिख देते हैं Vs, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब ये साइनोसोडल है, एसी है, तो साइन वेव आएगी, तो लिख देते हैं वोल्टेज इन अ फॉर्म ऑफ साइन वेव, तो वो हो जाएगी V साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन आते हैं करंट सोर्स पे। किस पे आते हैं, करंट सोर्स पे। यहां बना देते हैं, अगेन करंट सोर्स भी 2 टाइप का, डीसी और एसी। करंट सोर्स भी 2 टाइप का, डीसी और एसी। चलो बना लेते हैं भाई डीसी सोर्स भी। ठीक है, अब करंट है, करंट को अपन यूजुअली एरो से ही शो करते हैं, ये बना दो जी एरो, ठीक है। अब एसी, ये बना दिया एरो अपन ने और लिख दिया यहां पे आई। अब एसी है, एसी बना देते हैं, एसी वापस दिमाग में क्या आएगा, साइन वेव टाइप होगा, साइन वेव बना दी। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, आई, ये हो जाएगी आई एस, सोर्स वोल्टेज, सॉरी सोर्स करंट, सॉरी, आई साइन ओमेगा टी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं, ये जो एरो है ना, करंट का जो एरो होता है, ये इंडिकेट करता है, ये जो अपर पार्ट है ये तो प्लस बताता है हेड, और ये जो टेल है ये माइनस बताती है, ठीक है, ये प्लस बताता है, ये माइनस बताता है। अब आते हैं अपन, ठीक है, ये तो हो गए अपने, ठीक है। अब अपन आते हैं कुछ इक्विपमेंट्स पे आ जाते हैं, जैसे अपन बना लेते हैं ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर का सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये इनपुट साइड, ये आउटपुट साइड, ठीक है, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये अपना बीच में क्या रहता है, अभी मैंने डबल बताया था, आयरन कोर,
है ना, आयरन कोर रहता है ना ये, ठीक है। तो ये अपना बीच में एक मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस है, ठीक, इसको अपन बोलते हैं एयर कोर। देखो जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे ये वाला, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कोर कैसी है, एयर कोर। जब यहाँ पे कुछ है वो मेंशन होगा कि कौन सा है, ठीक है, मेंशन होगा, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ है तो वो कोर, अभी मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया, इसको अपन आयरन कोर बोलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दो सर्किट्स की, ठीक है। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट नेम से ही मालूम चल रहा है, ओपन, इसका मतलब ये इस तरह से होगा, सर्किट ओपन है, या फिर ऐसे भी होता है। क्लोज सर्किट है तो क्लोज नाम से ही है, क्लोज, ठीक है। ये ओपन सर्किट हो गया, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है। ये आपको इनसे ही, सिंबल से ही आपको सर्किट के अंदर पता हो जाना चाहिए कि ये सर्किट कैसा है, ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर है जिसे अपन बोलते हैं ग्राउंड। क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड, ठीक है, बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे अपन, बहुत अच्छे से। मतलब यदि अपन ग्राउंडिंग इनकी बात करें तो आप पूरा एक लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी अपन सिंबल की बात कर रहे हैं तो अपन ग्राउंड का सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल होता क्या है। ये ग्राउंड का सिंबल होता है, ठीक है। अपन देखते हैं ना, अपन कभी बोलते हैं कि करंट आ गया, कोई हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, ठीक है, अपन बोलते हैं उसमें करंट आ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी, एक केस ये हो सकता है, इसलिए भी उसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। ये वही वाला ग्राउंड है, ठीक है। और क्या बच गया, अब एक और चीज़ जो अपन कब से ही बात कर रहे हैं, कंडक्टर। कंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कंडक्टर, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, कंडक्टर, ठीक है। देख लीजिए फटाफट सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और सिंबल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के, ये अपने को मालूम होने चाहिए, ठीक है। हम हर जगह पे ऐसे नहीं लिखते बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस नहीं लिखते, ठीक है। आपको कैपिटल R, कैपिटल L, कैपिटल C या ये सिंबल दिया हुआ सर्किट में तो अपने को तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि किसका सिंबल है। बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चंस को भी इजीली रीड आउट करना, समझना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। थैंक यू।